हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर हम बात करेंगे बाज़ारों के रुख के बारे में कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक में रह सकते हैं। यानी कि जब सोमवार को बाज़ार खुलेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगा। आप में से बहुत सारे लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत सारे लोग डाउ जोन्स को देख रहे होंगे कि भाई डाउ जोन्स में इतनी अच्छी तेज़ी हुई है तो हम भी बहुत अच्छा करेंगे। और हम ये मान भी रहे थे कि एक थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस आना चाहिए डाउ जोन्स के अंदर, क्योंकि डाउ जोन्स के अंदर जो वीकनेस है वो हमारे से कहीं ज़्यादा रही थी। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ गया है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है वो रिजल्ट से भरा हुआ है। और स्पेशली जो हैवी वेट्स हैं वो अगले हफ्ते रिजल्ट दिखाने वाले हैं। आईटी के रिजल्ट्स कुछ आ गए हैं, कुछ अगले हफ्ते हैं। बैंकों के रिजल्ट्स भी कुछ अगले हफ्ते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख है। आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया। डाउ जोन्स में बहुत अच्छी तेजी हुई, लेकिन इसके बीच में हमने कल क्या बात की थी वो सबसे पहले चर्चा बनती है। तो हमने कल बात की थी कि 34350 तक बाजार आ सकते हैं। हालांकि 34350 तक तो नहीं, 34463 तक बाजार जरूर आए और बाजार वीक रहे। लेकिन बाद में जब यूरोप के बाजार खुले तो वहाँ से डायरेक्शंस लेते हुए और फिर डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स हैं वो भी पॉजिटिव होते हुए नज़र आए। उन सब का असर ये हुआ कि लास्ट के कुछ समय के अंदर ही जो है एक पॉजिटिव आउटलुक जो है देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक फिर भी फ्लैट रहा, पॉजिटिव नहीं रहा। और हमारी जो राय थी सेल ऑन राइज, तो जो सेल ऑन राइज सुबह मॉर्निंग में किया तो उसके बेनिफिट आ गए थे। और एज ए ट्रेडर्स तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जब आपके टारगेट आ जाएँ तो वहाँ पर निकलना भी होता है, और अगर टारगेट नहीं भी आए तो जो प्रॉफिट्स आपके पास आ गए तो उनको ट्रेल कैसे करें। तो कुल मिलाकर हमारे लिए भी एक अच्छा दिन रहा और जिस तरीके से हमने उम्मीद की थी उसी तरीके से रहा। हालांकि निफ्टी के अंदर एक मजबूती रही और उसका श्रेय जाता है कुछ ऐसे शेयर्स को जो बाज़ार के अंदर जो है अब थोड़ी सी पकड़ बना रहे हैं। उसमें एफएमसीजी जो है प्रमुख है, जिसमें एचयूएल चला, और इसी सेक्टर से मिलती जुलती कंपनी जो कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी है, टाइटन कंपनी के अच्छे रिजल्ट, अच्छा जो है प्रदर्शन रहा। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर एक पुल बैक था, बजाज फाइनेंस और लार्सन। तो ये सब चीज़ें मिलाकर निफ्टी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। और सबसे खास बात ये रही कि आईटी कमज़ोर था, टीसीएस कल भी कमज़ोर था, इसे नहीं कल के दिन भी कमज़ोर था, लेकिन उन सब के बावजूद भी कुल मिलाकर निफ्टी जो है अपने आप को तकरीबन 0.69% जो है तेज़ी के साथ मैनेज कर पाया। और इसमें एक रीज़न हमें लगता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो रोज़ सुबह उठते के साथ शॉर्ट कर देते हैं पोजीशन, तो कभी कभी वो इंट्राडे के जो सौदे होते हैं वो शाम को जब एक फॉलोअप सेल नहीं आता दोपहर में, तो उसकी वजह से भी ये पुल बैक आता है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरीके के ऑप्शन चेन में डेटा बने हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी जो है 16,200, 16,250 और इवन 300 तक भी जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तेज़ी में भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर तेज़ी सोमवार को बनती भी है तो आप अपनी पोजीशन हल्की करिए। अगर आपके पास तेज़ी की पोजीशंस हैं, आपने कोई ट्रेड्स ले रखे हैं, तो कोई भी तेज़ी जो बनेगी सस्टेनेबल वो केवल और केवल 16,300 के बाद ही बनेगी। तो टेक्निकली भी हमें लगता है कि अभी जो है सेल ऑन राइज ही बनेगा। और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में चार्ट के पैटर्न्स हैं, तो वो ये बात पक्का है कि जिन लोगों ने भी माल खरीद रखा है, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएंगे तो वहाँ से एक सप्लाई आती हुई आपको नज़र आएगी। तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि 16,300 के ऊपर ही तेज़ी हो रुकी, उसके पहले नहीं। और मुझे लगता है कि अभी भी मैं ये मानूंगा कि हाँ, एकदम सुबह सेल ना करें, एक बार बाज़ार को चलने दें, और जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाएं तो अपने जो भी आपके पास मान लीजिएगा पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। क्योंकि हम कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इस क्वार्टर में भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं, कमोडिटी कंपनीज़ जो हैं, वो शायद यहाँ पर इस क्वार्टर में वर्स परफॉर्मेंस जो है आपको देखने के लिए मिले, मेरा ये अनुमान है। और जहाँ तक बात रही एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बारे में, तो उसका एनालिसिस आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर अगर निफ्टी के अंदर देखें तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कैंडल जो है बनी है, एक पॉजिटिव कैंडल आपको देखने के लिए मिली है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर अगर हम देखें तो जो बेस है वो कल का क्लोजिंग प्राइस था। इस कैंडल का बेस कहाँ पे है? जो कल का क्लोजिंग प्राइस था।
और उसके बाद इसने जो है एक ऊपर की शुरुआत दी। हालांकि बाजार सुबह वीक थे और ये गैप के आसपास ये फिलअप के लिए हो सकता है कि जो गैप है इसको फिल करने के लिए 1-2 दिन अभी यहीं पर आपको देखने के लिए मिले। तो सोमवार और मंगलवार में हमें लगता है कि 16,000 के इर्द गिर्द ही बाजार घूमता हुआ नजर आए, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। तो हालांकि ऊपरी लेवल्स पर मुझे पर्सनली लगता है कि 16,200 के आसपास 250 के ऊपर बाजार जाएगा, तो फिर एक थोड़ा सा स्लिप होकर 16,150, 16,100 और इवन जो अभी लेवल्स हैं 16,000 इनके आसपास भी बाजार आ सकता है। और इवन 16,000 के आसपास जो लेवल्स हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, वहाँ पर भी आपको सोमवार को बाजार देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिसको हम ये कहें कि बहुत ही बड़े अप मूव्स हैं, अभी भी हर लेवल्स पर हर्डल्स हैं। लेकिन ये पक्का है कि जब बाजार नीचे की तरफ जाएं, जब अचानक जो है 1 या 2 दिन लगातार गिरावट होती है, तब बेचना नहीं है, तब खरीदने की कोशिश करनी है। फिर बाजार 5-7 दिन में सेटल होते हैं, बाजार में ऊपर की तरफ आते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो बाजार अभी ट्रेडिंग वाले हैं और एक ट्रेड्स के मौके जो हैं दोनों साइड मिल रहे हैं, नीचे भी बाजार जा रहे हैं, ऊपर भी बाजार आ रहा है। तो अभी बाजार जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। और फाइनेंशियल्स के अंदर कल फेडरल बैंक के नतीजे आए थे, आज HDFC बैंक के नतीजे आए। फेडरल बैंक के नतीजों से हमें डायरेक्शंस थी कि भाई HDFC बैंक के रिजल्ट सेम लाइन पर आएंगे, लेकिन HDFC बैंक के रिजल्ट किस तरीके के रहे वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें HDFC लिमिटेड, HUL, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ये सब चलते हुए नजर आए, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशो हालांकि शाम के सेशन में बढ़िया हो गया, लेकिन दोपहर तक देखिएगा डिक्लाइन करने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये नेक टू नेक है। और मुझे पर्सनली लगता है जो इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस होती हैं, वो जब 2:30-3 बजे के बाद अगर फॉलोअप सेलिंग नहीं आती है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है यूरो बाजार से मिला और वहाँ से एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल गया। टाटा कंज्यूमर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, कंजम्पशन कंपनी अब ठीक कर रही हैं क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस सॉफ्ट हो रहे हैं। इन कंपनीज ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं और अब प्राइस बढ़ाने के बाद इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो यही रीज़न है कि आप मोस्टली जो शेयर्स आप देख रहे हैं जिनमें तेज़ी आ रही है वो कंजम्पशन कंपनी, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स में हालांकि गाड़ियाँ ही हैं। तो कंजम्पशन से रिलेटेड जो शेयर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इस तरीके के शेयर्स जो है अच्छा कर रहे हैं। और स्पेशली FMCG या कंजम्पशन कंपनियाँ ज़्यादा अच्छा कर रही थी। और टाटा स्टील जो है उसमें 2.67% की कमी हो रही है। और हमें लगता है कि टाटा स्टील के अंदर स्प्लिट वाली न्यूज़ को अगर आप देखें तो एक कंफर्टेबल लेवल्स हैं, हालांकि एक साइक्लिकल बिजनेस है। पावर ग्रिड 2.58% की कमजोरी, और अगर 200 रुपये के आसपास आता तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाय जो है पावर ग्रिड में भी बनेगा। एससीएल टेक 2.2, विप्रो 1.89 और JSW स्टील 1.28% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक में हमें लगता है कि अभी निफ्टी बैंक के जो दायरे हैं वो ऊपर की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि 34,682 पर बाजार बंद हुआ है, तो ये जो लेवल्स थे जहाँ पर बाजार अभी गया था 35,300 के आसपास से लेके 35,500 के बीच में एक अच्छा खास सप्लाई जोन है। हो सकता है US बाजारों का असर होते हुए बाजार 35,000 के आसपास जाए, 35,500 तो नहीं मान रहा मैं, पर 35,000 35,100 के आसपास बाजार जा सकते हैं। और जहाँ तक बात HDFC बैंक के रिजल्ट्स की है, उसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो शायद इतना पॉजिटिव नहीं हो। बैंक निफ्टी 35,100 के आसपास जाए तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। और हालांकि HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बारे में मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव है। और HDFC बैंक के रिजल्ट में अब क्या जो एनालिसिस हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे भी हैं या जो बाकी जगह पे, एक बात पक्की हो गई है, जो हमने आपके साथ पिछले 4-5 एनालिसिस में आपके साथ की थी, वो सब जो है एनालिसिस जो है उस बात को नज़र कर रहे हैं। ये मैं आपको HDFC बैंक के एनालिसिस वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम पहले से आपके साथ बोल रहे हैं वो अब बाजार के अंदर भी जो एनालिसिस हैं या जो इवन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी अब उसको चीज़ों को शो करने लगी है। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो मुझे अभी भी बैंक निफ्टी में कंफर्ट नहीं है। जिस तरीके से चाइना से न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ जो मॉर्गेजेस हैं वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके के डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं। रियल एस्टेट के अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त वाली जो है मंदी वहाँ पे देखी जा रही है। कुछ डिफ़ॉल्ट के केसेस भी जो है सीवियर तरीके से आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि भाई कल अमेरिका के बाज़ार क्यों चले, तो अमेरिका के बाज़ार चलने का एक मेन रीज़न था क्योंकि जो रिटेल बाइंग्स है वो अभी भी ज़बरदस्त है। और रिटेल सेगमेंट में देखिएगा अच्छी
खपत जो है वहाँ देखने के लिए मिल रही है। यार ये ना कोई भी आदमी बता देगा, ये बाजार चलाने के तरीके होते हैं। जिस दिन बाजार चलता है ना तो रिपोर्टर को कुछ तो लिखना होता है। उस दिन कहता है भाई सब कंजम्पशन है। भैया अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है भाई, वो इन्फ्लेशन बढ़ी इसलिए रही है ना भाई, तुम खरीद रहे हो जब तुम्हारी कंजम्पशन हो रही है तभी तो भैया। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी या डिमांड पुल होगी, तो वो दोनों का कम्बिनेशन है कि कुछ कॉस्ट पुश है, कुछ डिमांड पुल है। यानी कि कुछ कॉस्ट बढ़ने की वजह से है इन्फ्लेशन और कुछ डिमांड की वजह से है कि भाई जो आप डिमांड कर रहे हैं। तो अब कल अमेरिका के में जो डाउ जोन्स का चलना है वो इसीलिए भाई रिटेल के डेटा बहुत बढ़िया आ गए, अब बाजार को चल दो। हकीकत यार बाजार में बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे और इन्फ्लेशन आएगी ना। अगर अमेरिका में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 40 साल की, तो ये तो बात है यार, लोग खरीद रहे हैं तभी तो इन्फ्लेशन है। अगले दिन एक दिन आप इस लिए बाजार को तोड़ते हो अमेरिका के, ओ भाई इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। भैया ठीक है कोई बात नहीं, अगले दिन किस लिए चला रहे हो? अरे भाई कंजम्पशन हो रही है भाई, लोग माल खरीद रहे हैं। अरे भाई माल खरीद रहे हैं तभी तो इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये बाजार के अंदर क्या होता है, ट्रेडर्स का जो माइंडसेट है उसको आपने देखना है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन, उन्होंने तो पता है, उनको पता है कहाँ माल बेचना है, कहाँ खरीदना है। आज मैं अभी HDFC बैंक के रिजल्ट की बात करूँ ना, जो आज HDFC बैंक के रिजल्ट का मैं एनालिसिस करें ना, हो सकता है शेयर प्राइस पर उसका इम्पैक्ट ही ना हो। यार बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था यार ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो सब इकोनॉमी को समझते हैं और क्या इम्पैक्ट है। और जो 6 तारीख को 5 तारीख को HDFC बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी थी लोन ग्रोथ की और बाकी जो चीज़ों की, उससे मोटा मोटा आइडिया हो गया था। बस ये नहीं पता था कि NPA कितना होगा। तो कुल मिलाकर वो सब चीज़ें ना बाजार ने डिस्काउंट कर ली हैं। तो ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन बाजार आपको क्या दिखाएगा? मैं नहीं कि अमेरिका वाली बात को अगर हम बड़े गौर से देखें, क्योंकि मैं जनरली US के अंदर भी जो मीडिया रिपोर्ट्स होती है उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पे एक दिन पहले न्यूज़ आ रही थी भाई साहब इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, मर गए भैया क्या हो गया, 40 साल की इन्फ्लेशन आ गई, 9.1 हो गई, CPI 9.1, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई बाजार तोड़ दिया नीचे से। उसी दिन बाजार अच्छा रिकवर भी किया। अच्छा कल भैया बाजार चला दिया, डाउ जोन्स 600 पॉइंट की तेजी, पूरा यूरोप में तेजी। भैया क्या बात हो गई? बोला जी कंज्यूमर ना माल खरीद रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी ठीक हो रहा है। अरे यार भैया ये तो एक कॉमन सेंस है कि जब लोग खरीद रहे हैं, जब डिमांड कर रहे हैं, तभी तो भाई महंगाई आ रही है। भाई देखिएगा इन्फ्लेशन के 2 रीजन होते हैं, तो भाई कीमत बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है पीछे से, रॉ मटेरियल कीमत। पहले वो फेस था और बढ़ी हुई कीमत पे भी लोग खरीद रहे हैं माल। अरे बढ़ी हुई कीमत पे जब कंटिन्यूएशन में माल आ रहा है तभी तो इन्फ्लेशन इतने हाईएस्ट लेवल पर आ रही है। नहीं तो 9.1 थोड़ी ना आती, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से आती तो क्या आती, 5 आ जाती। अब CPI आ रहा 9.1, तो वो इसीलिए तो आ रहा है भाई आगे रिटेल वाली। तो ये केवल और केवल भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। और भाई इस चीज़ को समझो कि ये बाज़ार है ना, ये बाज़ार दोनों तरीके से चलता है। तेज़ी भी चलती है बाज़ार में, मंदी भी चलती है। और कभी कभी क्या होता है एक तरफा तेज़ी होती है और कभी कभी क्या होता है एक तरफा मंदी होती है। अभी बाज़ार ना रेंज बाउंड है, इस बात को समझ लो। जब तक बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं आएगी बाज़ार में तेज़ी नहीं आएगी। जब तक कोई नई रिपोर्ट्स नहीं आ जाए, यानी कि जो कंपनी को फाइनेंशियल सब रिजल्ट देखेंगे सब, और फिर पता चलेगा कि यार रिजल्ट वास्तव में ही बहुत ख़राब है, तो भाई बाज़ार को और तोड़ देंगे। और फिर देखेंगे नहीं यार सारी कंपनी के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं है, अगले क्वार्टर तक का इंतजार करना चाहिए। तो बाजार क्या होगा, एक दिन 1-1.5% चलेगा, अगले दिन 1-1.5% गिरेगा, एक आध दिन फ्लैट होएगा, किस दिन 2-3-4% का बड़ा मूव हो जाएगा नीचे की तरफ का, फिर 2-4 दिन बाद 2-3-4% का बड़ा मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ का, और बाजार अगले रिजल्ट तक फिर ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजार कैसे काम करता है। बाजार को पता है फॉरवर्ड अर्निंग्स क्या नहीं है। फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर यहाँ से एंटिसिपेशन हो गया भाई बढ़ गया है, तो भाई बाजार ऊपर चला जाएगा। अभी नहीं क्वार्टरली रिजल्ट से एंटिसिपेशन हो गया कि भाई अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है, बाजार को जो मैंने आपको बोला उस तरीके से चलता रहेगा। आपको लगा ना भाई बाजार में और अभी आउटकम और ख़राब हो सकते हैं अगले क्वार्टर में, भैया बाजार को अभी धुलाई कर देंगे। जब रिजल्ट आएंगे ना तब आपको खराब रिजल्ट आएगा, खराब, और आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, चलो भैया साइड हो, हम पहले तोड़ चुके, तुमने ज़्यादा बेच दिया, चलो अब तुम शॉर्ट कवरिंग करो। और वहाँ पे अच्छा होना होगा तो बाजार को पहले ही खरीद के बैठ जाएंगे। उनको जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो रिजल्ट के एंड डेट तक का इंतजार नहीं करते, वो उसकी आधी गेम पहले ही खेल लेते हैं और पूरा गेम तब खेलते हैं जब रिजल्ट आ जाता है। तो इस बात को समझिएगा कि बाजार कैसे काम करता है। आप देखिएगा यहाँ HDFC बैंक, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि भाई HDFC का सिक्वेंशियल बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब है, ईयर ऑन ईयर बुक बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर में जो ग्रोथ एंटिसिपेट की थी उससे कम है। अब होगा क्या, मतलब एक कॉमन सेंस बताता हूँ मैं आपको बाजार के हिसाब से। बाजार में कॉमन सेंस क्या बनकर आएगी, और एक कॉमन सेंस आएगी भाई रिजल्ट ख़राब है, मीडिया भी क्या रिपोर्ट कर देगी रिजल्ट ख़राब है। अच्छा जी भाई बहुत बढ़िया। अरे भाई अभी थोड़े दिन पहले 1280 का भाव मारा है,
तब हमने कहा था भाई खरीद लो, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक एक बार शायद चल जाए। वो हो गया, वहाँ से देखो 120 रुपये चल गया। अब ये बाजार आया, मैंने आपको कल भी बोला था ये बात जब स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी कि भाई ये शेयर को बीच में खड़ा कर दिया। हालांकि कल हमने जब बात की थी तो 1350 का भाव था, तो बीच में खड़ा कर दिया। 40 रुपये नीचे जाओगे, 50 रुपये नीचे जाओगे, भैया सपोर्ट है। साइकोलॉजिकली भी 1300 का लेवल आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो 1400 से लेके 1410 में 22 का रेजिस्टेंस एरिया है। ऑपरेटर ने गेम खेल दिया सही। अब क्या होगा, कल आप कहोगे रिजल्ट खराब है। अब रिजल्ट खराब की वजह से शेयर टूटना चाहिए, लेकिन यूएस के बाजार या एशियन मार्केट अच्छा खुलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि शायद उतनी खराब ना हो। लेकिन मान लीजिएगा अगर और जो बाकी बाजार हैं वो भी कमज़ोर होते, HDFC बैंक का रिजल्ट भी मान लो सिक्वेंशियल बेसिस वीक होता क्या, बाजार सुबह सुबह ठोक देता शेयर, भाई लो 1300 रुपये का भाव, 1290। आप भी क्या आ जाते ताब में, अरे बड़ा खराब रिजल्ट है, बड़ा खराब है, आप भी ठोक देते। अरे भाई वो जो खराब है ना वो ऑलरेडी प्राइस है। अब उन्होंने उसको और नीचे लेके गए, और नीचे लेके आप सब लोग शॉर्ट बनाओगे। भाई यार शाम को इंस्टीट्यूशन को पता है यार ये शेयर में इतनी कमजोरी नहीं है वैल्यूशन वाइज, भाई उनको पता है 1330 का भाव ठीक है, और आपने उसको कर दिया 1280, वो उठा के खींच के लेंगे। और मान लो रिजल्ट आया तो अच्छा, रिजल्ट आया तो अच्छा, तो होता क्या भाई, सुबह सुबह खुलते ही साथ शेयर हो जाता है 1400 रुपये और 1410। आप कहते हैं भाई साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट है बहुत, और ये सारे रिटेलर जो है ना भाई लग जाते हैं सुबह के अपना बाइंग ऑर्डर डाल के, 2-3 टीवी चैनल खोल लेते, वो कहते हैं भाई साहब एक्सेलेंट रिजल्ट, फलाना रिजल्ट, ढिमकाना रिजल्ट। सारे लोग भाई साहब 1400 रुपये के वहाँ पे माल खरीदने के तैयार होते। अब फिर क्या होता, दिन भर भाई इंस्टीट्यूशन माल बेचता, शेयर को वही लिया था 1370 1365, और इंट्राडे ट्रेडर्स फिर क्या था यार नुकसान हो गया। तो भाई दिमाग लगाओ, बहुत सारी चीज़ें प्राइसिंग होती है, रिजल्ट पर सेम इम्पैक्ट नहीं करते। पहले देखो रिजल्ट से पहले उस शेयर ने परफॉर्मेंस क्या दिया। अरे पिछले रिजल्ट्स पर भाई ये 1500 रुपये के भाव में था, और पिछले रिजल्ट से अब 1362 रुपये का भाव है, तो जो खराब रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिस्काउंट हो चुका है, अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पर भी देखें तो इसलिए पहले प्राइस एक्शन देखना, शेयर का प्राइस एक्शन कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, और किसी के कहने से बहकावे में बताना कि भाई ये है। और अगर मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो यही बताई थी कि ख़राब होगा तो भाई ज़्यादा ठोक सकते हैं, तो अगर जो पुट है उसमें भी प्रॉफिट आ रहा होगा और कॉल में कम आ रहा होगा, तो भाई या तो पहली स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रॉफिट है उसको ले लो, दूसरी का इंतजार कर लेना क्योंकि वो ऑपरेटर घुमा सकता है दूसरी साइड। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि एक में बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा, एक में लॉस आ रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर 40 से 50 रुपये कम हो भैया, दोनों को एक ही साथ काट देना और टेंशन नहीं करता, लेकिन इससे प्रॉफिट कम होगा। लेकिन पहली वाली स्ट्रेटेजी में क्या, प्रॉफिट आपको ज़्यादा भी हो सकता है और प्रॉफिट बहुत कम भी हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है रिस्क रहता है और थोड़ा सा रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो दूसरी स्ट्रेटेजी है कि भाई दोनों कॉल पुट दोनों एक ही साथ काट देनी है, अगर 40 रुपये का मूव आएगा किसी भी साइड, तो जो हमने स्ट्रेटेजी बताई थी उसके हिसाब से, तो दोनों पोजीशन एक साथ काट देना है, ज़्यादा फायदे में रहोगे, टेंशन नहीं, सुकून नहीं है। आपको 10 या 15 रुपये मिलेंगे, बट वो भी बहुत बढ़िया है। आप 10 से 15 रुपये अगर आप मान के चलेंगे तो 7,500-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए आपको 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट पे, नोट बैठ अगर 2 दिन में होता है तो। और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक, ये सब कमजोरी में थे। अब फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक ये तेज़ी में थे। और कोटक महिंद्रा बैंक मैं उम्मीद करूँ भाई ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, 2-4 दिन बाद इसका भूत उतार देंगे, तो बहुत लोगों की थोड़ा पोजीशन भी हो सकती है। पर भाई ध्यान रखना, मैं स्टॉप लॉस लगा लेना 1820 का, अगर उसके बाद ऊपर जाता है, क्योंकि 1780 पे कल का भाव था, अगर 1780 पे ठोका है तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि फिर बड़े मूव भी जो है आ सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है और बैंकों के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो HDFC बैंक ने बता दिया, बहुत सारे लोग अब जो है आपको ये समझाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, अरे भाई साहब जो आदित्यपुरी थे ना उस टाइम पे बैंक अच्छा चल रहा था, ये मैनेजमेंट ख़राब कर दिया। अरे भैया सिनेरियो बदल गया, आदित्यपुरी क्या कर रहा था और अभी जो नई मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, दोनों सेम चीज़ कर रही है। ये परसेप्शन बदलने का तरीका होता है लोगों के। अब जब सिस्टम ही बदल गया यार, जो चैलेंजेस आ गए इकोनॉमिक में, तो वो क्या करेंगे। जब आदित्यपुरी के समय में भी चैलेंजेस आए थे तब भी जो है ऐसा ही हुआ था। और मैं कल फेडरल बैंक का रिजल्ट देख रहा था, आपको बहुत सॉलिड बात बताता हूँ। फेडरल बैंक का ना रिजल्ट देखने बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, यानी कि जो सैलरी का खर्चा है, वो भी यार सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। तो मुझे लग रहा है मैनेज करने की कोशिश की गई है फेडरल बैंक के रिजल्ट को, कि भाई इस क्वार्टर में खर्चे ना बुक करके अगले में कर लो। तो क्या है, आपको दिखाने का तरीका है, आपको दिखा देंगे ले बेटा ये बढ़िया है,
ठीक है। और फेडरल बैंक का शेयर भी 1.5% चले गया था, जबकि वास्तविकता क्या कुछ नहीं था उस रिजल्ट में। ये मेरी अपनी जजमेंट है कि वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया कुछ नहीं था। वो बेनिफिट एक्सपेंसेस है, उसको इन्होंने इस बार ड्यू करके अगली बार कर लेंगे कि चलो अभी तो पीछा छोड़ा, क्यों पहले ऊपर से मार पड़ी हुई है सारे शेयर बाजार में अपने आप को बचाने के लिए। भैया कंपनियां मैनेज करती हैं, और कंपनियों का रोज का तरीका है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा ना बढ़िया बताएंगे, अरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा, उनका ईयर ऑन ईयर बढ़िया आ जाएगा ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को नहीं बताएंगे, ईयर ऑन ईयर। तो उनका हर क्वार्टर में प्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ ना शेयर बाजार में आपको समझनी पड़ेंगे कि कौन कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है, और मीडिया में किस तरीके से न्यूज़ प्लांट होती हैं, ये भी आप लोग समझिए। आइएगा FIIs क्या कर रहे हैं। FIIs ना बहुत समझदार है हमसे। अब 1649 का फिर आज बेच दिया, लेकिन इसमें से बहुत सारे FIIs ना ट्रेडर्स हैं। आप सोच रहे हो कि भाई ये रोज़ बेच रहे हैं, वो बीच बीच में खरीद भी लेते हैं, तो इसमें से वो ट्रेडर्स वाले भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, आर्बिट्राइजर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो लेकिन फिर भी नेट सेलर हैं, और DIs 1050 का खरीदते हुए नजर आए। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेच डाला 456, कुछ ज़्यादा नहीं था। ऑप्शंस खरीद ली 3864 की, और 360 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स कवर कर लिए। इसका पुट कॉल रेशियो में दोबारा से कॉन्फिडेंस आ रहा है 1 के आसपास, यानी कि 1 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा तेज़ी का मूड रहता है, जब तक 1.4 तक चलती है तो दोबारा से तेज़ी बनाने की कोशिश है। लेकिन मुझे फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको 3500 के बाजार में बोला था, मैंने कहा घबराना मत, बाजार नीचे आएगा। नीचे आ गया, हो सकता है एक बार और दोबारा ऊपर ले जाएंगे। मैंने बोला ना अभी रेंज में बाजार चल रहा है, ऊपर ले जाएंगे, आप लोग तेज़ी बना लोगे, 2 दिन बाद बाजार उल्टा हो जाएगा, मंदी। तो यहाँ पर बड़ा देख के खेलना है, रेंज के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो है ट्रेडर्स के लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और बहुत नज़दीक के स्टॉप लॉस ना लगाएं इंडेक्स में अगर आप प्ले कर रहे तो। डाउ जोन्स 31,288, 22,658 पॉइंट की पारी खेली है। हाँ, क्या हो गया, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक दिन बताते हैं भाई साहब महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, अगले दिन कह रहे हैं भाई महंगे रेट में भी कंज्यूमर खरीदने आ गया, चला दो शेयर बाजार को। ब्रेंट क्रूड $101 आ गया, चलिए जी बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए तो अच्छा है 100 से नीचे रहे। लेकिन ये क्या था, अमेरिका का बाजार चलता तो लोगों को लगता कॉन्फिडेंस है, लोग भाई कच्चा तेल खरीदने आ गए। ये बाजार के साथ कोरिलेशन है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव होता तो यही होता है। अभी वो देखो ना, आज मैं आपको बोलूँ, अब बिटकॉइन भी 21,000 से ऊपर चला गया। जब डाउ जोन्स नीचे जाए ना, बिटकॉइन भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें कोरिलेट हैं, ऐसा नहीं है, बट इनको समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की किसके साथ कोरिलेशन हो। हमेशा नहीं रहती है, कभी रहती है फिर हट जाती है थोड़े दिन के बाद। और कॉल राइटर यहाँ पे देखिएगा 16,200 की कॉल में एक्टिव हुए हैं और 16,300 में, लेकिन कॉल राइटर जो है आज अनवाइंड करते हुए नजर आए 16,000 में। तो कॉल राइटर डरे हुए हैं, यानी कि मंदी करने वाले थोड़े से बैकफुट पे आ गए, और तेज़ी करने वाले भाई क्या ज़बरदस्त पुट राइट की है 16,000 के ऊपर। तो ये इंडिकेशन तो कर रहे हैं कि भाई एक बार ओपनिंग तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर हमें देखना है कि उस ओपनिंग के बाद तो सेलिंग आती है नहीं आती है। मुझे लगता है कि कल नहीं आएगी, सोमवार को नहीं आएगी, तो मंगल को आ जाएगी सेलिंग। पर बाजार में अभी वो तेज़ी नहीं है जिनको आप लगाओगे यार फंडामेंटल बेसिस पे, या बहुत तगड़ा फ्लो आ रहा है, कैश फ्लो अभी नहीं आ रहा है जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है। तो सीमित दायरे में बाजार रहने हैं। सीमित दायरा मतलब वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। सीमित दायरे का मतलब ये है कि आप बाजार को ये मान लो 15,000 से 16,500 17,000, तो इसी रेंज में चलना है। ये नहीं है कि भाई 2021 की तरह एक तरफा भाई साहब एक्सप्रेस गाड़ी में तेल डाल दिया, भाई साहब कंडक्टर बैठ गया, यानी कि ड्राइवर बैठ गया, कंडक्टर बैठ गया, टीटी बैठ गया, और भाई साहब गाड़ी दिल्ली से चली और सीधी जाके चेन्नई रुकी। तो ऐसा हुआ था शेयर बाजार में, क्योंकि बाजार रुकता ही नहीं था, सीधा गया दिल्ली टू चेन्नई। लेकिन नॉर्मली बाजार कैसे चलते हैं भाई, दिल्ली से जब चेन्नई जाना होता है तो बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ पे भी ट्रेनें रुकती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर कभी कभी इंजन बदल कर दूसरी साइड भी चलती हैं ट्रेन। बेशक से दिल्ली से चेन्नई जाओ तो बीच में 1-2 बार ट्रेन में इंजन भी बदलते हैं, यानी कि जो इंजन है जो आगे की साइड लगाओ तो उसको पीछे लगाते हैं, फिर दूसरी जगह लेके जाते हैं ट्रेन को। तो ये शेयर बाजार में भी होता है, बाजार ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। लेकिन जो 2021 का देखने वाले उनको लगता है बाजार एक ही तरफ चलता है, ऐसा नहीं होता है। और जो भी 6 महीने से बाजार को देखकर उनको लगता है बाजार खाली गिरता ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बाजार ने पिछले 1-1.5 महीने में एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है, बाजार दोनों साइड चलते हैं। तो अभी मुझे लगता है बाजार दोनों साइड चलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में फिर भी 35,000 के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है।
इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं है। यानी कि बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एग्रेसिव है। हो सकता है कि जो चाइना से खबर आ रही है उन सबके बेशक से बाजार चला। पुट राइटर भी देखिए कि 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए नजर आए 34,500 पे। हालांकि कॉल राइटर भी एग्रेसिव है, लेकिन पुट राइटर नीचे के लेवल पर अच्छे हैं। तो बाजार चलने पर पुट कॉल राइटर भी बैक फुट पे नहीं गए। निफ्टी में तो बैक फुट पे चले गए, यहाँ पे भैया भी खड़े हुए हैं और 35,000 35,100 के आसपास बाजार जाएगा। बेसिकली डाउ जोन्स अच्छी तेजी दिखा रहा था 35,100 35,200। ध्यान रखना भैया, रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। और ये तो पिछले 2-1.5 हफ्ते का फंसे हुए लोग भी निकल रहे हैं अभी तो मुझे अभी भी लगता है यार बाजार को ऊपर आने दो, नीचे छोड़ मत मारो या नीचे मत माल बेचो। बाजार ऊपर आया माल बेच दो, फिर थोड़े दिन इंतजार करो, बाजार नीचे की तरफ आया भैया फिर खरीद लो। मुझे लगता है कि देखिएगा जो हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमने यही किया है कि बाजार के अंदर पिछले 1.5-2 महीने से कैसे पैसे बन रहे हैं कि बाजार नीचे आ जाए, बैठे रहो, खरीद लो। थोड़े दिन में 10-15 दिन में बाजार ऊपर आया था भैया बेच लो, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, 10-15 दिनों में बाजार फिर नीचे आ रहा खरीद लो। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी अभी भी आगे काम करती हुई नजर आएगी। और इस क्वार्टर का रिजल्ट भैया रिजल्ट ही बहुत अच्छे आ गए, फिर बाजार एक तरफा ऊपर भी जा सकता है। बहुत खराब हो गए तो एक तरफा नीचे भी जा सकता है। बट मुझे लगता है कि मूले जुले रिजल्ट आएंगे, बाजार अगले 2-3 महीने भी ऐसे ही रेंज में हमारे साथ टाइम पास करता रहे। और एज ए ऑप्शन सेलर मुझे लगता है यार ये हमारे लिए तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि बाजार एक सीमित दायरे में, एक बार तो 200-400-500 ऊपर चला जाए, फिर थोड़े दिन 200-400-500 नीचे आ जाए, दोनों साइडों की ऑप्शन बेचो और मजे लो। तो हमारे लिए तो ये स्ट्रेटेजी देखिए कभी 2.5 महीने भी क्या बोलूँ, 4 महीने से तो एक तरफा जो है बाजार आपको दे ही रहा है। भाई कॉल भी बेच लो, पुट भी बेच लो और आराम से एंजॉय करो। सौदे गलत भी पड़ जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बस थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। तो इतना बढ़िया मतलब ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा बहुत, हालांकि वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऑप्शन सेलर अगर दूर दूर की कॉल या पुट बेच के बैठे हैं उनके लिए बड़ा सुकून वाला चल रहा है। अगर वीकली ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो मंथली ऑप्शंस में तो देखिए फिर भी आदमी फंस जाता है, क्योंकि मंथ में तो पोजीशन आती है। लेकिन अगर वीकली ऑप्शंस में आप दूर की सौदे दोनों कॉल और पुट बेच के यानी कि स्टैंगल बेच रहे हो तो बड़ा कंफर्टेबल जो है यहाँ पर महसूस करा रहा है बजाय ऑप्शन सेलर्स को। आज की जो वीडियो है 27 मिनट की हो गई है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन बहुत सारी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर बाजार की बहुत दिल से करी हैं। वो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।